बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। पेरिस में FATF का आज एक बहुत अहम इजलास हो रहा है जिसमें यह तय होगा कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा या बरकरार रखा जाएगा। नकवी साहब, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? आपकी क्या राय है? आप क्या तवक्को करते हैं कि क्या FATF पाकिस्तान का नाम निकाल देगा या बरकरार रखेगा? अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके सवाल के जवाब पर आऊँ तो मैं अपने व्यूवर्स को, क्योंकि आप पहली मरतबा है कि आप शहर इक़्तिदार के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जो है वो अपेयर हो रहे हैं। तंजीम जो है ये बड़े होनहार तालिब इल्म थे कुछ वक्त पहले तक। वैसे तो इंसान जो है सीखने का अमल जो है वो पूरी ज़िंदगी जारी रहता है, लेकिन हाल ही में ये आए हैं जनाब इस्लामाबाद और इन्होंने हमारी टीम को ज्वाइन किया है। तो गाहे बगाहे आप इनको हमारे प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे। जब जब सदीक जान जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर तंजीम के साथ जो है वो वीडियो हुआ करेगी। तो आ जाते हैं जनाब आपके जवाब पर। देखें, मेरी तवक्को तो यह है कि आज पाकिस्तान के बड़े ब्राइट और फेयर चांसेस हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने एड्रेस करना है। मुझे अंदाज़ा है कि आपने बड़ा होमवर्क किया हुआ है, तो उस पर कि ये जो क्रेडिट की जंग है कि किसके, देखें वो जो है ना, जो कामयाबी है उसके कई बाप होते हैं और नाकामी जो है वो यतीम होती है। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेलियर इज़ एन ऑर्फन। तो यहाँ पर जो ये मामला है ना, देखें तवक्को तो बहुत है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा और ये एक खुशाइंद खुशकुन ख़बर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। इसका तवक्को जो है वो यही है कि हो जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये जो FATF है ना, ये एक सियासी टूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। वैसे तो ये कहने को एक टेक्निकल फोरम है। 1989 में जो G7 ममालिक हैं, दुनिया की अमीर तरीन जमहूरियतें हैं, कामयाब तरीन, जिनकी सनती तरक्की बहुत ज़्यादा है, उन्होंने, आपको पता है ना, वो G7 का एक ब्लॉग है। वो G7 ने ज़ाहिर अपनी इजारादारी भी रखनी है, अमेरिका सुपर पावर है, वो उसको लीड करता है। वैसे ये कहने को टेक्निकल फोरम है, लेकिन ये ममालिक इसको टेक्निकली भी इस्तेमाल करते हैं और पॉलिटिकली भी इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, उनसे आपने फ़ैसले करवाने हैं तो आपने उनकी आर्म ट्विस्टिंग, बाजू मरोड़ दिया जनाब। पाकिस्तान को रखा हुआ है, चाहे कंप्लाइंस हो गई, इसको ग्रे लिस्ट में रखेंगे। अब करते क्या हैं? दो लिस्ट, ये इनकी जो लिस्ट है, एक नॉर्मल कंट्रीज़ है, एक है इसकी ग्रे लिस्ट, एक है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में डाल दिया अब एक मुल्क को। टेक्निकली ये दो मामलात से जुड़ी हुई है, एक है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एक है काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, CFT रिजीम और AML यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजीम। ये दो मामलात हैं कि एक तो मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, उसके हवाले से कवानीन मौजूद हों, बेस्ट प्रैक्टिसेस मौजूद हों, और टेरर फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ये दो मामलात हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस तंजीम ने इवॉल्व किया है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक वो अब इसके शिकंजे में, मैं तो कहूँगा कि आए हुए हैं। तो पाकिस्तान को जून 2018 में जब मियाँ साहब की, तो ज़ाहिर है कि शायद खाकान अब्बासी थे वज़ीर आज़म, लेकिन मियाँ साहब की हुकूमत का चल चलाओ था पाकिस्तान में। PMLN की गवर्नमेंट ख़त्म हो रही थी, खान साहब की हुकूमत आ रही थी, उन्होंने पाकिस्तान को उठा के डाल दिया ग्रे लिस्ट में। अब ग्रे लिस्ट में जाने से जो है वो बड़े नुकसानात होते हैं, बड़े मसाइल आते हैं। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत तवक्को है कि पाकिस्तान निकल आएगा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को जो प्लान ऑफ एक्शन दिया गया था 27 नुकाती आगाज़ में, उसके बाद फिर एक एक्सटेंडेड, एक और एडिशनल प्लान ऑफ एक्शन दिया गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने उसके ऊपर अमल दरामद कर लिया। पाकिस्तान का ऑन साइट विज़िट जो है, जो यहाँ पर आकर एक टीम ने अगस्त के आखिर में जायज़ा लिया ऑन ग्राउंड के, पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंटेशन कर ली है, तो वो हो गया है। लेकिन कभी कभी आपको पता है ना कि वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए पॉलिटिकली इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये इस दौरान 4 साल पाकिस्तान रहा है ग्रे लिस्ट के अंदर, आपके हिसाब में कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को इस लिस्ट में रहने से? देखिए, मैं नुकसान जो है वो बहुत टेंजिबल टर्म्स में, बिल्कुल डिजिट्स में जो है वो नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, लेकिन मैं आपको अंदाज़न बताता हूँ कि ये जो इसके हवाले से मुआशी माहिरीन हैं, जो हमारा दफ्तर ख़ारजा है, उसने जो अंदाज़े लगाए हैं उसके मुताबिक आप देखिए कि पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ ना, बड़ा इररिपेरेबल लॉस है। पाकिस्तान जैसी स्ट्रगलिंग इकॉनमी, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस वक्त बहुत सारे मसाइल से नबर्द आज़मा है, उसके साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान पहली मरतबा भी नहीं गया ग्रे लिस्ट में। होता क्या है, जब आपको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस
बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती। कैसे नहीं आती? एक दुबई में बैठा हुआ, शारजा में बैठा हुआ, गल्फ़ में किसी मुल्क में बैठा हुआ, कोई मलेशिया, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, या फिर यूरोप में कहीं बैठा हुआ बंदा, उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस करना है, तो जब उसको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं तो होता क्या है? खतरा ये होता है कि ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। ब्लैक लिस्ट में जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स बंद हो जाएंगे, वहाँ पर डॉलर के ज़रिए तरसील नहीं हो सकेगी, वहाँ से पैसा निकालना एक जो है वो बहुत ही नामुमकिन सा काम हो जाएगा। तो जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं वो कहते हैं कि इनकी करेंसी, इनकी मार्केट, ये सारे का सारा किसी भी वक्त बैठ सकता है, इनको उस ग्रे से उठा के ब्लैक में डाल दें। अब उसमें होता ये है कि जब आपको ग्रे लिस्ट में डालते हैं तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे बढ़ता है, क्योंकि ये ख़तरा मौजूद होता है कि ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। तो उस मुल्क के लिए बिज़नेस अब आपने करना है पाकिस्तान में तो इंश्योरेंस करवाते हैं। अब इंश्योरेंस यहाँ पे $100 एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक बंदा है, उसने पाकिस्तान में बिज़नेस करना है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, पैसा लेकर आना है, यहाँ कारोबार शुरू करना है, वो कुछ चीज़ें हैं जिनको इंश्योर्ड करवाता है। उसकी जो इंश्योरेंस की कॉस्ट थी पहले $100 थी, अब वो $200 हो गई। इसी तरीके से उसका जो मसला है कि वो उसने जो है इंश्योरेंस के अलावा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें एलसी जो है वो ज़्यादा की खुलेगी। तो ये सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट कर लें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो $10 अरब के एस्टिमेट्स हैं कि ये नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि इस सारे का जो भी ये हुआ है 4 सालों के बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ रहा है, इसका क्रेडिट किसको जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि अल्लाह करेगा आज पाकिस्तान बाहर निकल आए ग्रे लिस्ट से, और क्रेडिट जो है वो क्रेडिट तो नहीं, मेरा ख्याल है मुबारकबाद तो खैर पाकिस्तानियों को जाती है। वो मैंने आगाज़ में कह दिया कि जो नाकामी है वो यतीम होती है, कामयाबी के कई बाप होते हैं। मैंने तो इस सारे मामले को डे 1 से कवर किया, दुनिया टीवी की स्क्रीन के ऊपर कवर किया, उसके बाद इंडस न्यूज़ में कवर किया, उसके बाद मैं अपने चैनल के ऊपर, जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्होंने बारहा देखा होगा। अभी आज आप शाम को देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान बाहर आ जाएगा, 5-6 बजे ये डिसीजन जो है वो पेरिस में अनाउंस कर दिया जाएगा, और आप फिर देखेंगे कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहेगी कि देखें हिना रबानी घर गई थी वहाँ पे, क्योंकि बिलावल है तो बिलावल क़यादत कर रहा है फ़ॉरेन ऑफिस की तो उसकी वजह से है। PMLN कहेगी नहीं जनाब हमारी वजह से है। फिर शायद हो सकता है कि मौलाना का कहा जाए कि मौलाना ने फूंक मारी है। आपको पता है ना आज वो फूंक का ट्रेंड भी चल रहा है, वो जो अनवर मकसूद साहब ने जो है वो वीडियो की है। तो वो जो क्रेडिट है ना वो फिर इस्टेब्लिशमेंट जाहिर है कि, और लेकिन मैं आपको जब आप आई टेक यू थ्रू द जर्नी के कैसे ये क्रेडिट जाता है किसको है। पहली बात तो ये कि ज़्यादा हम सवाल ये नहीं है कि ये क्रेडिट किसको जाता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि वो कौन था जिसकी वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जाना पड़ा। बिल्कुल, पाकिस्तान को जिसने डाला, जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ की थी। ये जब ये सब कुछ चल रहा था, इनके कवानीन बन रहे थे, FATF इस किस्म की पाबंदियाँ लगाता था, उस वक्त कौन सी जमातें हुकूमत में थी? फिर उसके बाद आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी आर्मी है, उसका एक बड़ा अहम रोल है। तो जो कवानीन बनाने थे, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को रोकना था, किसका काम था? वो तो आप इमरान खान पे, आप हर चीज़ यानी कि ट्रेंड है ना कि इमरान खान पे डाल दें, वो तो इमरान खान पे नहीं जाता। तो पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में जाना ज़्यादा बड़ा सवाल है। बाहर निकलने के लिए फिर मैं आपको बताता हूँ कि जब ये गवर्नमेंट आई है, जिस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट आई है 2018 में, तो फ्रैंकली स्पीकिंग स्टार्ट में तो इनको पता ही नहीं था कि ये क्या हुआ है और हमने इनको कैसे पॉलिटिकली कैसे डील करना है। टेक्निकली तो फॉरेन ऑफिस और दीगर इदारे करेंगे, लेकिन उस वक्त तो ये तय था ना, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आपको तो बिल्कुल दीवार से लगाया हुआ था। तो जब जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसने पाकिस्तान को प्लान ऑफ एक्शन दिया, आपने उस पर काम शुरू कर दिया, उन्होंने एक पे कीड़े निकाले, फिर दूसरे में निकाले, ये मसाइल चलते रहे। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बहुत मेहनत की पाकिस्तान की मिलिट्री ने, बहुत कोशिश की पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने बड़ी कोशिश की, इदारों ने कोशिश की, दफ्तर ख़ारजा ने कोशिश की, इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न ने कोशिश की, पॉलिटिकली एफ़र्ट्स किए गए, लेकिन एक वजारत कानून जिसने कवानीन बनाने थे, ये सारा कुछ हो गया। अब सारा मामला आ गया इस बात पे, उन्होंने कहा कि जनाब ये कवानीन है और ये कवानीन अगर हम पास कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान जो है उसको हम निकलवा सकते हैं ग्रे लिस्ट से बाहर। होता क्या है, वो कवानीन असम्बली में लाते हैं उस वक्त की गवर्नमेंट, और ये जितनी जमातें हैं ना जो क्रेडिट लेंगी, वो कहेंगी कि फूंक से, कोई कहेगा कि जनाब इस वजह से बिलावल की क़यादत और फलाना इनकी वजह से हो गया। तो
ये वो जमातें हैं जो हमने कवर किया उसको, लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। ये वो जमातें हैं जिन्होंने FATF की लेजिस्लेशन पर वोट देने से इनकार कर दिया था, ये तो बाइकआउट और वॉकआउट्स के ऊपर आ गए थे। ये सूरत हाल थी कौमी असम्बली के इजलास में, फिर मुश्तरका इजलास बुला के जिस तरीके से इस सारे मामले को, जैसे कहते हैं ना, तोड़ लगाया गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो अब नैब की तरामीम इन्होंने पास की और अमेंडमेंट्स की हैं, ये लेकर पहुंच गए कि जनाब ये 34 अमेंडमेंट्स हैं, ये नैब के कवानीन में करेंगे, बारगेनिंग के तौर पे ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने कहा हुकूमत की मजबूरी है, पाकिस्तान को वरना ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, निकालना है तो यही मौका है, इसको साथ में बारगेन करके इसको पास करा लो। ये सब कुछ चल रहा था, इस तरीके की बदतरीन सियासत की गई। उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट में आ गए, और जब गवर्नमेंट में आ गए उस वक्त तक खान साहब के दौरे हुकूमत में वो तमाम काम हो चुका था जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से बाहर आना था। तो इन्होंने, इनका दौर शुरू होने के बाद 2 ऐसी सज़ाएँ हैं जो हुई, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी, वो हुई। लेकिन इस दौरान ये जो डर्टी प्ले किया गया है हमारे कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से, आई मस्ट मेंशन, यानी कि आई रिमेंबर खान साहब की गवर्नमेंट जाने से पहले की बात है, फरवरी के महीने में मुबशर लुकमान और सलीम साफ़ी, इन्होंने, आपको इनका उठा के जो है ना वो वीडियो देख ले, वो हैरान हो जाएगा कि यानी कि ये दे आर टॉकिंग सेम जो वो ज़बान जो इंडियंस बोल रहे थे सारे मामले पर, कि बस उनका बस नहीं चल रहा, बस किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दो, यहाँ पर इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं, यहाँ पर प्रेस की फ्रीडम नहीं है, फ़लाँ यहाँ पे अक़लियतों के हकूक़ नहीं है। तो क्या गुज़श्ता 6 महीने में ये प्रेस को फ्रीडम मिल गई है, इज़हार राय की आज़ादी इस मुल्क में इस्टेब्लिश हो गई है, इंसानी हकूक़ जो हैं वो बिल्कुल, मैंने उस वक्त भी कहा था अपनी वीडियो में कि यार ये टेक्निकल मामला है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से रिलेटेड है, इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, ये सीरियस इशूज़ ज़रूर हैं लेकिन ये सेपरेट हैं FATF से। बहरहाल ये क्रेडिट मेरे ख़्याल में अगर जेन्युइनली किसी को बनता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान के उन तमाम इदारों को, बशमूल पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उन सब को मिल जाता है ये क्रेडिट कि ये ऐसे डिसीजंस लिए गए कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बाहर आ रहा है। अभी आपने बताया कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने भी पूरा जोर लगाया कि ग्रे लिस्ट हो जाए या ब्लैक लिस्ट हो जाए, कुछ सहाफ़ियों ने और सियासतदानों ने भी ये पूरा जोर लगाया। इस वक्त में कोई ये चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर ना आए? आप यकीन मानिए, ये अभी मेरे सामने ये लैपटॉप खुला हुआ है, ये न्यूज़ 18 की खबर है, पाक ऑफ FATF ग्रे लिस्ट, ब्लैक स्पॉट ऑन फाइट अगेंस्ट टेरर अर्क्स इंडिया। कि ये उन्होंने कहा कि काला धब्बा है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो लड़ाई है उस पर। इसी तरीके से ये ख़बर है जनाब दी हिंदू की, पाकिस्तान लाइकली टू एग्जिट FATF ग्रे लिस्ट दिस वीक आफ्टर 4 years ऑफ स्क्रूटनी ऑन टेरर फाइनेंसिंग। पाकिस्तान लाइकली, ये इंडिया टुडे है, पाकिस्तान लाइकली टू एग्जिट FATF टेरर फंडिंग ग्रे लिस्ट एक्सक्लूसिव। अच्छा, ये जो जितनी भी खबरें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें उन्होंने अपने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने फीड किया है। ये न्यूज़ 18 का एक और है, पाकिस्तान FATF ग्रेज पीरियड टू एंड, इस्लामाबाद सेज प्रिवेंटेड टेरर फाइनेंसिंग, इंडिया स्लैम्स वाइट लाई, कि ये सफ़ेद झूठ है कि पाकिस्तान ने कोई इकदामात किए हैं। ये प्रोपेगेंडा जो है वो इंडिया की तरफ से मुसलसल किया जाता है। जब FATF के इजलास होते थे, आई रिमेंबर कि साइड लाइन्स पर हमारा फॉरेन ऑफिस, यानी कि आई ऑल्सो कंसिडर माई सेल्फ कि यार मैं फेयरली एक कनेक्टेड जर्नलिस्ट में मेरा शुमार होता है, हमें तो नहीं पता चलता था कि अंदर क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इजलास में। दे वुड लीक, इंडियन ऑफिशियल्स लीक करते थे अपने प्रेस को कि पाकिस्तान के हवाले से ये ख़बर दे दो, ये दे दो, और वो पूरा एक प्रोपेगेंडा उसमें पाकिस्तान के, जैसे ही FATF का इजलास आना उससे एक हफ़्ता 10 दिन पहले टेररिज्म के हवाले से ख़बरें चलना शुरू हो जाएंगी। और उन्होंने तस्लीम किया इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कि इट्स बिकॉज ऑफ अस, कि हमारी वजह से इंडिया जो पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट पे मौजूद है और इसको ब्लैक में डलवाएंगे। ये तो इंडिया का एक ओपन वो था। अभी भी ये कोशिशें चल रही हैं और इसके ऊपर पाकिस्तान का दफ्तर खारजा उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड, एक बहुत ही सख्त अल्फाज में उनको तंबीह किया है, जवाब दिया है और कहा है कि जो मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको ना सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि FATF के सेक्रेटेरिएट को भी इन्फॉर्म किया गया इस दफ़ा कि इंडिया जो है वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है और बाज नहीं आ रहा। बहुत